जम्मू कश्मीर से ये खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी घिरे। जी हां, एक बड़ा अपडेट है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल मुठभेड़ में एक जवान जख्मी हुआ था। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजौरी से, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कल जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक जवान जख्मी हुआ था। तब से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा और अभी बड़ी जानकारी है कि आतंकी को सुरक्षा बलों ने फिलहाल घेर लिया है और लगातार दूसरे आतंकियों की भी तलाश चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के भट्टल सेक्टर में घुसपैठ की साजिश नाकाम हुई है। भट्टल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक जवान घायल हुआ है। ऑपरेशन जारी। अगली बड़ी खबर, आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग पूरी तरह से काबू में है। हादसे के बाद से एक जूनियर नाविक लापता है। नेवी चीफ ने राजनाथ सिंह को दी जानकारी। नौसेना के लापता नाविक की तलाश जारी है। मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी। इंडियन नेवी के मल्टीटास्किंग शिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में यह हादसा उस वक्त हुआ जब शिप की मरम्मत हो रही थी। आग लगने के बाद सोमवार तक सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन नेवी का एक जवान अब तक लापता है। रेस्क्यू की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी चीफ को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि नौसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आग से युद्धपोत को भारी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद ये झुक गया था, जिसे सीधा करने की कोशिश जारी है। और गोवा के पास कार्गो शिप में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आग पर काबू पाया। एमवी मार्कस पर 19 जुलाई को यह आग लगी थी और गुजरात से श्रीलंका जा रहा था कार्गो शिप पर 1154 कंटेनर थे जिसमें ज्वलनशील पदार्थ थे। गोवा तट से 102 समुद्री मील दूर कंटेनर जहाज एमवी मार्सिक फ्रैंकफर्ट पर 19 जुलाई को आग लग गई थी। तभी गुजरात के मुंद्रा से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक कंटेनर शिप पर बेंजीन और सोडियम साइनेट जैसे खतरनाक माल समेत 1154 कंटेनर मौजूद थे, लिहाजा आग रह रहकर भड़क रही थी। इन जहाज, हेलीकॉप्टर और रासायनिक विशेषज्ञों ने मिलकर आग पर काबू किया। अभी भी कुछ कंटेनर से घना धुआं निकल रहा है। इधर 7 समंदर पार पेरू और अमेरिका से सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पेरू में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अमेरिका में ट्रक हादसे से घंटों यातायात प्रभावित रहा। सड़क हादसे की पहली तस्वीर पेरू के जुनिन क्षेत्र से सामने आई। यहाँ एक यात्री बस अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से अब तक पेरू में सड़क दुर्घटनाओं में 3138 मौतें हो चुकी हैं। सड़क हादसे की दूसरी तस्वीर न्यू जर्सी के हाईवे से सामने आई, जब अनियंत्रित ट्रक हाईवे की दीवार तोड़ता हुआ एक घर के कैंपस में घुस गया। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रक पर लदे सामान जल गए, लेकिन चालक की जान बच गई। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू हो चली है। विनाशकारी लपटें अब तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही हैं और रिहायशी इलाके को प्रभावित कर रही हैं। धू-धू कर जलती पहाड़ियां और लपटों से घिरे जंगल। आग के तांडव की ये खौफनाक तस्वीरें दक्षिणी कैलिफोर्निया से सामने आई। हावर्डन में तेज हवाओं के कारण बढ़ रही ये आग रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बन गई है। शुरुआत में इन लपटों ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के कोलूसा और लेक काउंटियों में तांडव मचाया, लेकिन अब हावर्डन के जंगलों में ये 500 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र को राख कर चुकी है। फिलहाल इस आग से आवासीय क्षेत्र को बचाने के लिए हवाई जहाज से पानी का छिड़काव जारी है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जगहों पर बारिश जारी। बारिश से देहरादून में 12वीं तक के स्कूल आज बंद हैं। लक्सर में 98 और देहरादून में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भूस्खलन के कारण कई मार्गों पर यातायात ठप। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है और आज भी मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट दिया है। देहरादून में सोमवार को हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद जहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, वहीं पहाड़ी नाले उफान पर हैं। देहरादून में कई घंटे की लगातार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब राज कायम हो गया। मौजूदा हालत को देखते हुए प्रशासन ने आज 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा है। टिहरी, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है।
उत्तराखंड में बारिश के कारण लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई। उत्तरकाशी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर यातायात अब भी प्रभावित है। रुड़की में भी बारिश से हाल बेहाल। बर्बादी की बारिश से ये हाल रुड़की का हुआ। सोमवार को हुई कई घंटे की बारिश के बाद रुड़की देहरादून हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। लोग धक्के लगाकर अपनी गाड़ियों को ले जाते दिखे। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां जल भराव नहीं दिखा। अब गलियों का हाल देखिए, कई घरों में पानी घुस गया। लोग पानी निकासी की समस्या से घंटों जूझते रहे। इस स्थिति के लिए लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निगम को जिम्मेदार ठहराया है। और गुजरात में बारिश से कई जिले प्रभावित हैं। सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश से कई जिलों में हालात बेकाबू बने हुए हैं। लगातार बारिश और ओचत नदी में उफान से जूनागढ़ के लोग बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। माड़वदर में सैलाब के बीच फंसे कई ग्रामीणों का रेस्क्यू बरूड पुलिस के जवानों ने किया। घाट पर बैठाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यही नहीं, पशुओं को भी पुलिसकर्मियों ने बचाया। सोयाबीन, कपास और जवार के खेतों में जल भराव से फसल बर्बाद हो चुकी है। गुजरात में पिछले 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बर्बादी वाली बाढ़ ला दी। सैलाब से इन दिनों द्वारका भी तैरता दिखा। देवभूमि द्वारका में भारी बारिश के बीच सोमवार को सैलाब में फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। जामनगर सांसद पूनम बेन की अपील पर रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया। कल्याणपुर तहसील के अलग अलग क्षेत्रों में 11 लोगों के पानी में फंसे होने की जानकारी पर प्रशासन ने सभी का रेस्क्यू किया। लगातार बारिश और नदी में उफान से सड़क, गांव के बाजार और खेतों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण कल्याणपुर तहसील के करीब 12 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क शहर से पूरी तरह टूट गया है। लगातार बारिश के चलते गिर सोमनाथ और जामनगर जैसे शहरों में नदी नाले उफान पर हैं। शहर से कई गांवों का संपर्क करीब करीब टूट चुका है। मूसलाधार बारिश से गुजरात के गिर सोमनाथ में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। 24 घंटे की बारिश के बीच कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिनसे होकर गुजरना जान को जोखिम में डालने जैसा है। डैम के ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है। बरसाती नाले भी उफान पर हैं। मूसलाधार कहर की अगली तस्वीर जामनगर की है, जहां रंगमती नदी अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जोधपुर तालुका के फुलझर डैम की स्थिति देखिए, पानी ओवरफ्लो होकर मंदिरों और मठों को डुबो रहा है। कई गाँव बाढ़ से करा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से करा रहे चीन में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिला। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सोमवार को आए तूफान प्रापिरून ने भारी तबाही मचाई। देखिए, चीन के हेनान में लैंडफॉल के बाद गुआंशी की ओर बढ़ रहे तूफान प्रापिरून से जमकर कहर मचाया। 28 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाओं के बीच बारिश भी होती रही। हेनान के वानिक शहर में जहां तूफान ने सबसे पहले अपना रौद्र रूप दिखाया, वहां सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। सड़कों पर पानी भर गया, यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। तूफान प्रापिरून के आज गुआंशी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र और उत्तरी वियतनाम के समुद्री तट पर टकराने की आशंका है, लिहाजा अलर्ट जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट। संसद में सुबह 11 बजे पेश होगा देश का बजट। निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करेंगी। बजट में वित्त मंत्री करेंगी कई अहम घोषणाएं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन ही सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। निजी उपभोग के खर्च में आई कमी को पूरा करने के लिए आम लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा देना होगा। इसके लिए सरकार को टैक्स में राहत देनी होगी। सरकार के सामने कॉर्पोरेट निवेश में स्थिरता लाना दूसरी बड़ी चुनौती है, क्योंकि निवेश से नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। ऐसे में आज वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या क्या सौगात देंगी, इसका इंतजार पूरे देश को है।
आज पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजर है और हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। किसान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर लघु कुटीर उद्योग से जुड़े लोग आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में 1. नई टैक्स रिजीम में बदलाव संभव। 2. बचत के लिए नए उपाय किए जा सकते हैं। 3. मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ सकता है। 4. किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। 5. MSME के लिए कर्ज की ये राह आसान की जा सकती है। महिलाएं भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से अपने लिए कुछ खास चाहती हैं। बजट से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। सर्वे में सरकार ने शुभ दिन के संकेत दिए हैं। सरकार ने आर्थिक सर्वे में ये साफ मैसेज दिया कि देश विकास की राह पर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में भी इसकी छाप दिखेगी। इस बार का आम बजट बहुत खास होने वाला है। वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वे पेश किया उसके 5 अहम पहलू हैं। पहला, जीडीपी 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। दूसरा, महंगाई पर कंट्रोल होगा। तीसरा, चालू खाता घाटा में भी सुधार होगा। चौथा, बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होगा। 5वां, LPG और डीजल पेट्रोल की घटी कीमतों से आर्थिक सेहत मजबूत होगी। और आर्थिक सर्वे में सरकार ने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए बड़े ऐलान के संकेत दिए। आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी की आंच भी महसूस की गई है। कम निवेश पर चिंता जताते हुए छोटे और मझोले उद्योग पर जोर देने की बात की गई है। आर्थिक सर्वे में जिन बड़ी बातों का जिक्र है उनमें 1. 2030 तक हर साल 78 लाख से ज्यादा नौकरियों की जरूरत। 2. FDI आकर्षित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत। 3. रोजगार के लिए MSME को बढ़ावा। 4. ग्रोथ के लिए कृषि पर भरोसा। 5. जीडीपी ग्रोथ के लिए राज्यों की भागीदारी को अहम माना गया है। सर्वे में शिक्षा को रोजगार केंद्रित बनाने पर भी जोर दिया गया है। देश का बजट आम और खास के लिए अहम होता है। इस बार मिडिल क्लास को इससे क्या उम्मीदें हैं, देखिए रिपोर्ट। देश में औसतन महंगाई दर 5% की रफ्तार से बढ़ी है, जिसका बोझ आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ा है। ऐसे में मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएं, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो, सरकार 80C से मिलने वाली छूट में इजाफा करे, 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा छूट में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। आम आदमी चाहता है कि 80D के तहत कटौती में इजाफा किया जाए ताकि छूट 25,000 से 50,000 हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस 30% महंगे हुए हैं। और बजट में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए कितनी राहत दी जाएगी, आम आदमी के मन में क्या है, आइए देखते हैं सबको। पिछले 4 साल में प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2 गुनी हो गई है। ऐसे में घर का सपना देखने वाले इस बजट से उम्मीद करते हैं कि होम लोन पर 2 लाख की टैक्स छूट बढ़े, होम लोन पर टैक्स में 5 लाख की छूट हो, रजिस्टर में स्टैंप ड्यूटी कम की जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो। आम आदमी टैक्स अदा करने के बाद इतना बचा ही नहीं पाता कि अपने लिए घर ले सके। 2024 के शुरुआती 3 महीने में ही बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की कीमत में 19%, दिल्ली NCR में 16% का इजाफा दर्ज किया गया है। गरीबों को अपना घर कितनी आसानी से मयस्सर होगा, संकेत है कि सरकार PM आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। आम बजट में सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए बड़ी वित्तीय सहायता दे सकती है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी आवास योजना में बदलाव किया जा सकता है। बजट में PM आवास योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान संभव है। PM आवास योजना के तहत शहरों में दिसंबर 2024 तक 1.19 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, लेकिन 15 जुलाई 2024 तक 85 लाख ही घर बने हैं। ऐसे में PM आवास योजना के तहत मिलने वाली 1,30,000 की सहायता राशि में इजाफा हो सकता है। और आर्थिक सर्वेक्षण में जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक सरकार कृषि क्षेत्र में बड़ा ऐलान कर सकती है और किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। देश का किसान MSP और फसलों के वाजिब दाम को लेकर बजट से आस लगाए हुए है। इस बीच आर्थिक सर्वे में सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि ग्रोथ के लिए कृषि पर ज्यादा भरोसा जताना होगा। ऐसे में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को लेकर खास ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में किसानों की सम्मान निधि और PM किसान योजना को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। किसानों को खुश करने के लिए सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपए से ज्यादा की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान PM मोदी ने बुजुर्गों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि इस पर ऐलान हो सकता है।
फरवरी महीने के अंतरिम बजट में बुजुर्गों को लेकर कोई खास फैसले नहीं लिए गए थे, लिहाजा इस बार के बजट में सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई रैलियों में आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को भी शामिल करने का वादा किया था। उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसका भी ऐलान हो सकता है और आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। वित्त मंत्री के पिटारे में आधी आबादी के लिए क्या है? सूत्रों के मुताबिक सरकार लखपति दीदी योजना के अलावा लाडली योजना को विस्तार देने का ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में इस योजना के दायरे को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार बजट में लाडली बहन योजना को लेकर भी कोई घोषणा कर सकती है। ये योजना अभी मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं। इस योजना के जरिए सरकार करोड़ों महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। वहीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ सकता है। आम बजट से उद्योगपतियों को किस तरह की उम्मीदें हैं, सुनिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव वजंका की बजट को लेकर क्या राय है। इंडिया में ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए सबसे सस्टेनेबल ऑप्शन एग्रो फॉरेस्ट्री है और जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना हमारे लिए एक बहुत प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स आज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स तो लेने ही होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड कुछ बेनिफिट्स अनाउंस करे, जिससे लॉन्ग टर्म इंडिया का ग्रीन कवर भी इंक्रीज करे और हमारे जैसे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल की भी सिक्योरिटी मिले। इस बीच ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। अंजुमन इंतजामिया ने दाखिल की है याचिका। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का मुस्लिम पक्ष कर रहा है विरोध। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यास परिसर के तहखाने में हो रही पूजा का विरोध किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था, क्योंकि तहखाने में पूजा अर्चना करने की इजाजत वाराणसी की जिला अदालत ने दिया था और हाई कोर्ट ने इसे सही माना था। विवादों में घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 से संबंधित याचिकाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कल सीजेआई DY चंद्रचूड़ समेत 3 जजों की बेंच ने परीक्षा में एक सवाल का सही जवाब तय करने को लेकर IIT दिल्ली को एक्सपर्ट बोर्ड बनाने के निर्देश दिए थे। आज 3 दिवसीय एक्सपर्ट बोर्ड कोर्ट को सही उत्तर की जानकारी देगा। आरोप है कि एनटी ने नीट में एक सवाल के 2 अलग अलग विकल्पों को सही मानकर नंबर दिए गए थे। आज केंद्र सरकार और एनटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रखेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के फैसले के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी आमने सामने। विशेष दर्जा के पक्षधर हम हैं। विशेष सहायता मिलेगा कि विशेष पैकेज मिलेगा या विशेष दर्जा मिलेगा, इस सब के लिए राज्य सरकार में हम प्रतिबद्ध हैं। आप चिंता करिए, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में विशेष दर्जा का। अभी नीतीश जी जब तेजस्वी जी ये लोग साथ थे तो बड़ी बड़ी बातें थी नीतीश जी की तरफ से। अभी हमको लगा कि 2AB की सरकार है, 2 मतलब A आंध्रा, B बिहार, तो आप हासिल कर पाएंगे। अब तो फेल कर गए भाई नीतीश जी। अमेरिका के शिकागो में स्वामी गणपति सच्चिदानंद फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गीता का पाठ आयोजित किया। इस अवसर पर पीठाधीश गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी भी मौजूद रहे।
शिकागो के नवरीना ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में भगवत गीता के पारायण के लिए 10,000 से अधिक अमेरिकी मूल के भारतीयों ने भाग लिया, जो एक रिकॉर्ड है। मैसूर कर्नाटक के अवधूत दत्त पीठाधीश श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी की मौजूदगी में भगवत गीता के सभी 700 श्लोकों का एक स्वर में पाठ किया गया। इसमें अमेरिका के 30 राज्यों से और 14 देशों के स्कूली छात्रों के अलावा युवा और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। SGS गीता फाउंडेशन और गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने विश्व भर में 70 मंदिर और मठों की स्थापना की है। और एक बड़ी खबर, बजट में इनकम टैक्स पेयर को मिल सकती है राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। 12 लाख तक टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में बदलाव संभव। बजट में किसानों पर होगा फोकस। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हो सकता है शुरू। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है। 3 लाख की जगह 5 लाख हो सकती है सीमा। बिना सिक्योरिटी लोन की सीमा 1,60,000 से 2,60,000 तक हो सकती है।